स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान में। अभी हाल ही में 25 मई को यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो संविधान का भाग था आज हम उसे सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन मैं करूंगा, आप लोग को समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निहरता से ग्रस्त हो या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति अंतिम निर्णय देगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची, ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था राजीव गांधी की सरकार में। 1985 के आसपास इसको लाया गया था। ठीक है, और इसमें यह बोला गया था कि जो दल बदल कानून है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, दल बदल कानून है। तो दल बदल के आधार पर जो सदस्य की जो अयोग्यता है वो कौन घोषित करता है, तो दल बदल कानून के आधार पर जो सदस्य की अयोग्यता है वो लोकसभा का अध्यक्ष घोषित करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। याद रखिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव होगा और कोई लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, चुनाव अगर जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में आ जाते हैं, तो उस समय वो अयोग्य है, ये कौन घोषित करेगा, राष्ट्रपति जो निर्वाचन आयोग है उसकी मदद से अंतिम निर्णय देगा कि यह जो सदस्य है अयोग्य है कि योग्य है। तो वो लोकसभा के सदस्यों के लिए है, चुनाव के बाद उसको वो घोषित करेगा कि वो अयोग्य है कि अयोग्य। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, दल बदल के हिसाब से बोला जा रहा है। तो दल बदल के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अंतिम निर्णय जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो यहां पे जो अंतिम निर्णय लिखा है 10वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति अंतिम होगा, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद बोला कि भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। पहली बार 1985 में जब 10वीं अनुसूची को लाया गया तो पहली बार भारत के संविधान में राजनीतिक दल, एक नया शब्द राजनीतिक दल, यह शब्द पहली बार आया। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले भारत, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल सबसे पहली बार 10वीं अनुसूची में ही आया। ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। ये कब आया, 1985 में, जिसका मतलब है कि है 1985 के बाद ये शब्द आया। ठीक है, तो ये गलत है। इससे पहले अगर बोलोगे ना तो भारत, इसको देखिएगा, भारत जन प्रति अधिनियम 1951 में एक धारा है, धारा 29A है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निर्वाचन आयोग का कार्य दिया गया है और निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है कि वह राजनीतिक दलों को मान्यता देगा। तो लेकिन ये इस अधिनियम में है, ना कि संविधान में। याद रखिएगा, संविधान में उल्लेख अलग होता है। ठीक है, और उसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से जो हम लोग अधिनियम बनाते हैं और उनमें जो धारा रहता है वो अलग होता है। तो वो धारा में तो था, ठीक है, लेकिन ये इसमें पर्टिकुलर संविधान में नहीं था। तो संविधान में कब जुड़ा, 10वीं अनुसूची आने के बाद राजनीतिक दल जैसे शब्द जुड़े। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, केवल ये भी गलत है। ठीक है, और ये उल्लेख नहीं है, ये क्या है, गलत है। तो ना तो 1 और ना ही 2, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कि लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो मैं एक आपको जानकारी दे देता हूं। लोकसभा जैसे विघटित होता है तो अध्यक्ष अपने पद पर तब तक से रहता है जब तक से नया लोकसभा ना आ जाए, और जैसे ही फिर वो नया लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, देखो रीति ये होता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा और फिर प्रोटेम स्पीकर आते हैं, तब उनका पद रिक्त हो जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर जैसा ही आई, सबको शपथ दिला दिए, फिर उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए क्या होता है, चुनाव होता है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले बोला है, ठीक है, अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, ठीक है, एकदम सही है। इसके जस्ट बाद अगर देखोगे तो प्रोटेम स्पीकर आएगा, प्रोटेम स्पीकर के बाद लोकसभा के स्पीकर मतलब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, ठीक है, बहुत सही है। फिर भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। देखिए ये गलत है, अपने राजनीतिक दल से कोई त्यागपत्र वो नहीं देगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दे, ठीक है। तो देखिए लोकसभा के जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 14 दिन पूर्व उसको क्या है सूचना देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो था बहुत इजी था, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ये है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला है लिखा है, पहला कथन, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। देखिए एक बात बता रहा हूं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में एक आता है क्षमा करना, अपूर्णतः क्षमा करना, जिसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा दिया गया है, फांसी की सजा दी गई है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसे पूर्णतः माफ कर देगा, ठीक है, जिसका मतलब है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं, ठीक है, वो अपने सजा से बाइज्जत बरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप खुद सोचिए, कभी भी राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रयोग है, राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रयोग है स्वयं से कभी नहीं करता, ये उनकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति इस अपनी शक्ति का प्रयोग, जो क्षमादान की शक्ति का जो प्रयोग है, ठीक है, वो मंत्री परिषद के कहने पर करता है, मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग करता है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति को मंत्री परिषद ने कहा और राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, लेकिन आप इसको इस प्रकार से सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दी है या फिर कोई और सजा दिया गया है कि जो मंत्री परिषद के कोई करीबी हो, तो मंत्री परिषद इस शक्ति का प्रयोग मिसयूज भी कर सकते हैं, इस शक्ति का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसी कारण से ये बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है तो उसको न्यायिक पूर्वावलोकन में रख सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है कि भाई ये सही है कि गलत है करके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ताकि इसका मिसयूज ना हो, इसी के कारण ये बोला गया कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। एकदम सही है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं से कभी नहीं करता, केवल मंत्री परिषद के कहने पर ये करता है, तो ये गलत है, जिसका आंसर हो जाएगा केवल एक इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ना युग्म का आपका सही युग्म है कि नहीं, इसको देखना है। तो सबसे पहला क्या है, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ठीक है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी में जाइएगा और उसका अनुच्छेद 50 देखिएगा। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, न्यायपालिका का पृथककरण। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है कि नहीं है, तो हाँ ये नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है, तो ये पहला तो सही हो गया। दूसरा बोलता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, ये मूल कर्तव्य ही है, ठीक है, ये मूल कर्तव्य है हमारा, ठीक है। और कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन का निषेध, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24
आर्टिकल 24 जो बालकों के कारखानों में काम करने का जो निषेध करता है, उसके अंतर्गत अधिनियम भी बनाया गया है 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये मूल अधिकार है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से इन तीनों का आंसर सही है, तो सभी तीन इसमें सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। देखो, राज्यपाल के विवेकानुसार मतलब स्वविवेक की शक्ति। ठीक है, तो संविधान में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, क्या संविधान में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है अपने विवेकानुसार कार्य करता है? विवेकानुसार। तो आपको पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा कि कहां पे अपना स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कहां पे प्रयोग कर रहा है। तो याद करिएगा, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो मंत्रिपरिषद से थोड़ी ना पूछेगा, राज्य के मंत्रिपरिषद से नहीं पूछता, जिसका मतलब यह है कि वो उसकी स्वविवेक की शक्ति होता है कि वो राष्ट्रपति को क्या कहे, यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उनको ये बोले कि यहां पे राष्ट्र की स्वविवेक की शक्ति है। दूसरा, जब कोई विधेयक रहता है, जब कोई विधेयक उनके पास आता है तो अनुच्छेद 20 के अनुच्छेद 200 के अनुसार, आर्टिकल 200 के अनुसार उनके पास एक चौथी शक्ति भी रहती है। चौथी शक्ति जैसे उसमें हाँ, जैसे कोई विधेयक आया तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे दे, उसको मना कर दे, ठीक है, उसको पुनर्विचार के लिए भेजे, या चौथा जो रहता है ये क्या रहता है, ये राष्ट्रपति के लिए क्या आरक्षित रखे। फिर आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति उसमें अपना जो भी है उस विधेयक के लिए जो करना चाहते हैं इसको स्वीकृति देते, वो उसका पावर है। तो ये उनकी स्वविवेक की शक्ति है, और जो संविधान में लिखा गया है कि वो अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई शक्तियां हैं। तो इसमें जो लिखा गया है कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में राज्य के अपने विवेकानुसार कार्य करता है, एकदम सही है, विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसे आपको बोला हूं कि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर दूसरा बोलता है कि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह बिल्कुल गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित रखेगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, ना कि ऐसा कभी होगा कि राष्ट्रपति उसे, ठीक है, वो अपने पास आरक्षित रख सके। ये अगर एक कंडीशन ये हो सकता है इस पर, ठीक है, अगर याद रखिएगा कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन संसद कानून बनाती है वहां पे, तो अगर बोल दिया जाता कि अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा तो बात अलग है, लेकिन ऐसे कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये गलत होगा। तो केवल एक ही आंसर सही है, केवल एक इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश के बारे में सबसे पहली बात ये देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अब ये जो अध्यादेश है स्पष्ट रूप से उसमें लिखा भी होगा, ठीक है, अगर आप कोई भी संविधान की अगर बुक पढ़ते होंगे, देखिए हर बुक में अलग अलग लिखा होगा, लेकिन एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए लागू नहीं होता। अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए लागू नहीं होता। और एकाध बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, धन विधेयक के लिए भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, कुछ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ बुक में केवल संविधान संशोधन बस के लिए लिखा है। तो सबसे पहली बात ये जो ऑप्शन दिया गया है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को, क्या यहाँ पे संविधान संशोधन लिखा है? क्या नहीं लिखा है, ठीक है, और डायरेक्ट पूछता तो हर कोई बना लेता। ये अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है, किसी लॉ की बात कर रहा है, तो अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं अध्यादेश के माध्यम से, ये बहुत इजी है। तो ऑप्शन 1 ये एकदम सही है, क्योंकि अधिनियम में संशोधन की बात कर रहे हैं। फिर बोलता है अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है क्या?
मूल अधिकार को न्यून करने का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करना, क्योंकि मूल अधिकार को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो वो संविधान में संशोधन किए बिना तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, संविधान में संशोधन, जो कि अध्यादेश के माध्यम से बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। फिर उसके बाद अध्यादेश किसी पिछली तारीख, भूत लक्षी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भूत लक्षी भी बोला जाता है, ठीक है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, तो बिल्कुल अध्यादेश को पिछली तारीख मतलब भूत लक्षी प्रभाव से जारी किया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 भी सही है, जिसका आंसर क्या है, पहला और 3 एकदम परफेक्ट है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल अधिनियम 2013 बना है, आप लोग को पता होगा, लोकपाल और लोकायुक्त करके, तो उसी के बारे में बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोकपाल के बारे में पढ़ते तो ये क्वेश्चन को बना लोगे। सबसे पहला ये बोला जाता है कि लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है। यहां तक से तो एकदम सही है कि लोकपाल की जो शक्ति है, ठीक है, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों को प्रयुक्त होती है, ठीक है। किंतु भारत से बाहर पदस्थ भारतीय लोक सेवकों के लिए, देखिए भारतीय लोक सेवक चाहे भारत के अंदर पदस्थ हो या बाहर पदस्थ हो, ठीक है, वो दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। और इनका इशारा है आईएफएस ऑफिसर की ओर, ठीक है। तो ये बात तो है कि अंदर, भारत के अंदर और बाहर दोनों जो पदस्थ रहते हैं, ठीक है, अंदर बाहर, उनके लिए है, तो ये नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हुआ। फिर बोलते हैं संसद का कोई सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। देखिए जो लोकपाल के सदस्य हैं, लोकपाल के जो सदस्य होते हैं, अगर देखा जाए मैक्सिमम अधिक से अधिक 8 सदस्य होते हैं, और उसमें से 50%, ठीक है, न्यायाधीश से संबंधित होता है, ठीक है। और जो गैर, जो न्यायिक व्यवस्था मतलब जो गैर न्यायपालिक जो सदस्य रहते हैं उनके लिए क्राइटेरिया है। तो जैसे उनके लिए अब जो भ्रष्टाचार अधिनियम है, ठीक है, उनके जानकार हो, तो एक नियम रहता है। तो ये तो सबसे पहली बात ये है कि विधानमंडल का कोई सदस्य इसका सदस्य होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, लेकिन जब इसके जो सदस्यों को जब चुना जाता है तो उनकी एक चयन समिति होता है, उस चयन समिति में जो उसका अध्यक्ष जो रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है, और लोकसभा का स्पीकर उसके सदस्य होते हैं, और लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं वो भी उसका सदस्य होता है। लेकिन वो चयन समिति का, लोकपाल में जो हम लोकपाल की टीम तैयार कर रहे हैं तो उसकी जो चयन समिति रहता है तो उसमें वो सदस्य रहेंगे, लेकिन यहां पे उसका दूर दूर से कनेक्शन नहीं है जो उनके लोकपाल में जो सदस्य होते हैं। तो ये भी ऑप्शन गया, क्लियर है। एक चीज इसमें जो दिया गया है, केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चाहे वो पदाधिकारी हो या सेवानिवृत्त हो इसका अध्यक्ष होगा, एकदम सही दिया गया है। जो लोकपाल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश, या वो न्यायाधीश रहा हो जो सेवानिवृत्त हो चुका है उनको भी बनाया जा सकता है अध्यक्ष, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये वाला लाइन ये गलत है, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोलते हैं इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख से 45 वर्ष, कितना वर्ष, 45 वर्ष से कम व्यक्ति नहीं होगा, ये एकदम सही है। जो इसमें सदस्यों के लिए जो क्राइटेरिया है लोकपाल में वो 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट है। फिर बोलता है कि लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। देखिए लोकपाल के जो कार्य शक्ति है, जो कार्य सीमा है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं, और प्रधानमंत्री के कई कार्यों के कई मामलों में लोकपाल जांच कर सकते हैं। जैसे आंतरिक सुरक्षा हो गया, ठीक है, आप बोल सकते हैं जो विदेश मामले हो गए, ठीक है। तो कई ऐसे जो क्षेत्र है जिसमें लोकपाल जांच कर सकता है, ठीक है। आप जब लोकपाल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पूरा हर चीज लिखा हुआ है कि कहां तक से उनकी शक्ति है।
तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी जांच कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है कि जांच नहीं कर सकता, ये गलत है, ये गलत है। एक अंतरराष्ट्रीय संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उसमें भी ये जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत है, तो इसमें केवल ऑप्शन 3, ये केवल 3 बस इसमें सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर, ये 3 विषय दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बोलते हैं उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन को आपको पहले तो समझना पड़ेगा। आर्टिकल 368, भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे से राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो ठीक है, देखो संविधान संशोधन में जब किया जाता है, ठीक है, एक साधारण संविधान संशोधन होता है, ठीक है, और एक जो विशेष तरीके से जो संविधान संशोधन किए जाते हैं तो राज्यों के शक्ति से संबंधित रहता है, उससे राज्य भी इफेक्ट होता है। तो अगर ऐसे संविधान संशोधन किए जा रहे हैं तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन अति आवश्यक है। अब इसमें पूछा है कि 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची जो है, जिसमें संघ के विषय, मतलब संघ सूची से संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है और समवर्ती सूची से संबंधित है। अगर इसमें आपको संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए एकदम सही है। दूसरा बोलते हैं किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब अनुच्छेद 162, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये अगर इसमें आपको संशोधन करना है तो वो भी आधे से अधिक, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन तो आवश्यक है, तो ये भी ठीक है। फिर बोलता है कि राज्य के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तों के लिए, देखिए संविधान संशोधन में जब आप पढ़ोगे, जब कम से कम आधे राज्यों का जो अनुसमर्थन वाला जो रहता है आर्टिकल 368 के तहत, तो उसमें अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर आपको संशोधन करना है तो समर्थन आवश्यक होगा, लेकिन राज्यपाल के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन 1 और 2 ये सही है। फिर उसके बाद है, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। एक मिनट रुकिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, एकदम सही। देखिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये दोनों मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। तो पद अवधि के दौरान अपने किसी भी कार्य के लिए या फिर, ठीक है, ये देखिए आपने ये भी बोला गया कि अपनी शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग के लिए, ठीक है, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर बोला गया है कि राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती या जारी नहीं रखी जा सकती, ये भी एकदम आर्टिकल 361 को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किया जाता है, एक विशेष प्रावधान है, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर उसके बाद किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लेकर किसी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है और लगाया जाता है। लेकिन जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद में जो विधायकों द्वारा जो कहा जाएगा उसके लिए कोई भी, आप देख लीजिएगा इसमें बोला गया कि इसके अंदर किसी भी बात के न्यायालय में कार्यवाही नहीं होगा, तो उसके कार्यवाही न्यायालय में उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो वहां पे स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। तो ये बात एकदम सही है, ये ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची, सबसे पहली बात तो ये कि 5वीं अनुसूची के बारे में जान लीजिएगा। 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों में क्या है बेटा, प्रशासन के लिए है, मतलब जो जनजाति बाहुल्य जो क्षेत्र है कि उनके प्रशासन के लिए, प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए रहता है। तो
तो इसमें क्या बोलेगा कि ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है, राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है, तो एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। आप स्थानीय निकाय को समझिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वहां पे नगरीय निकाय है, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिएगा कि वहां पे जो पंचायती राज है, ठीक है, क्या वो प्रशासन वो करेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन ये गलत है। स्थानीय निकाय जो पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेगा ये गलत है, ठीक है। फिर संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों को पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो ये किसको बोल रहा है कि संघ की सरकार ऐसे क्षेत्रों को अपने पूर्ण प्रशासन में ऐसे हाथ में ले, नहीं, ये भी गलत है। संघ पूर्ण रूप से प्रशासन नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो निर्देश के अनुसार ही कार्य करवाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो ये ना तो एक और ना तो दो, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, ये दोनों ही गलत होगा, ठीक। एक क्वेश्चन आया हुआ था, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहला था अंतर राज्य परिषद, दूसरा था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, और तीसरा है क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है, ठीक है। तो संविधान के उपबंध बोलने का मतलब इसमें से किसके लिए एक आर्टिकल है, ठीक है। अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो अंतरराज्य परिषद इसके लिए है बेटा अनुच्छेद 263। और अंतरराज्य परिषद क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक सलाह देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। लेकिन अगर देखोगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998 में, इसकी स्थापना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसके मुख्य सलाहकार अभी अजीत डोभाल जी हैं, और ये क्या है, प्रधानमंत्री को सलाह देने का कार्य करते हैं। कौन सा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें हैं जो, याद रखिएगा, अब इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है, तो अनुच्छेद नहीं है मतलब संवैधानिक उपबंध उसके लिए नहीं है। क्षेत्रीय परिषद 1956 में लाया गया था, ठीक है। और देखा जाए तो क्या क्या क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्षेत्रीय परिषद है। और 1971 में एक और क्षेत्रीय परिषद लाया गया था, उत्तर पूर्व। और ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, ये जो 7 सिस्टर है वो उनके लिए है, साथ ही साथ इसमें सिक्किम भी आएगा। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक मध्य है उसको भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये 5 क्षेत्रीय परिषद 1956 में बना, ठीक है, 1971 में उत्तर पूर्व बना। जैसे मध्य है, मध्य के क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा राज्य आएंगे, तो सीजी आएगा, एमपी आएगा, उत्तराखंड आएगा और यूपी आएगा, ये 4 राज्य हैं। तो क्षेत्रीय परिषद में होता क्या है, जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद में ये 4 राज्य आते हैं, और इनके जो अध्यक्ष रहते हैं वो गृह मंत्री रहते हैं, और उपाध्यक्ष के रूप में वहां के उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जो 1 साल के लिए नियुक्त होते हैं, और रोटेशन पे ये फिर चेंज होते जाता है। तो ये इसके लिए भी संविधान में अलग से उपबंध नहीं है। तो केवल आप आंसर देखोगे अंतरराज्य परिषद केवल एक, ये आंसर सही होगा। तो उसके हिसाब से जो आंसर है ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, केवल एक ये आएगा, ठीक है, ओके।